और आइए अब खबरों की खबर में लौटते हैं हमारे आज के मुख्य एजेंडे पर, आज की खबरों पर। आज की जो कुछ बड़ी खबरें लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। हमास के खिलाफ जंग में उलझे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपने घर में अब घिर गए हैं। गाजा में 40,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 95,000 से ज्यादा लोगों के घायल होने और 20 लाख से ज्यादा लोगों के बेघर होने के बाद भी हमास द्वारा बंधक बनाए गए इजराइल के सभी बंधकों की रिहाई न हो पाने के बाद अब इजरायली आवाम के सब्र का बांध टूट रहा है। एक वक्त में अपने देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री रहे बेंजामिन नेतन्याहू आजकल अपनों के ही निशाने पर घिरे हुए हैं। आजकल तेल अवीव में इजराइल में कई जगहों पर जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन चल रहा है और इस विरोध प्रदर्शन में बेंजामिन नेतन्याहू को निशाने पर लिया गया है और ये साफ तौर पर कहा गया है बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर कि उनकी ज़्यादा सरकार जो भी कदम उठा रही है, हमास के साथ जो जंग चल रही है, उससे वहाँ की आवाम संतुष्ट नहीं है। हज़ारों हजार की संख्या में लोग अब तेल अवीव और इजराइल के अलग अलग शहरों की सड़कों पर उतर आए हैं और नेतन्याहू से जवाब तलब कर रहे हैं। इस खबर पर हम तफसील से बात करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। क्यों एक लोकप्रिय प्रधानमंत्री अपनी लोकप्रियता को लगातार खोता जा रहा है। दूसरी बड़ी खबर जिस पर आज हमारी नज़र खास तौर पर रहने वाली है वो है सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट से आई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो सरकारें बुलडोजर चलाती हैं, बुलडोजर न्याय देती हैं, उस न्याय व्यवस्था को ही बुलडोज करने की कोशिश की है। सुप्रीम निर्देश में कहा गया है कि ये तरीका ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इस पर गाइडलाइंस बनाने की बात भी कर रहा है। क्या होगा जो लोग बुलडोजर चलाकर न्याय देने की वकालत कर रहे थे उनके ऊपर और आने वाले वक्त में तमाम न्याय व्यवस्था के ऊपर, इस पर हम तफसील से आज बात करेंगे। कुछ खास लोग हमारे साथ भी जुड़ेंगे, लेकिन इस वक्त की जो हम सबसे बड़ी खबर सबसे शुरुआत में लेना चाहते हैं खबरों की खबर में आज, वो इजराइल से जुड़ी हुई है। इजराइल में लाखों लोग सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं। गाजा में 6 बंधकों के शव बरामद होने के बाद इजराइल के लोगों का गुस्सा भड़क उठा है और बड़े पैमाने पर अपनी सरकार के खिलाफ वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने मारे गए 6 बंधकों के शवों के प्रतीक के तौर पर 6 ताबूत रखे थे। हाईवे पर टायर भी जलाए। उन्होंने बंधकों के सम्मान में इजरायली झंडे, पीले रिबन और 6 मारे गए बंधकों से माफी मांगने वाली तख्तियां हाथों में ले रखी थी। ये देखिए, वहां पर आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। अपनी सरकार जो हॉस्टेजेस को रिलीज नहीं करा पाई है, अब तक बातचीत का कोई निष्कर्ष नहीं निकलवा पाई है, उस वजह से लोगों में ज़बरदस्त गुस्सा है। और एक वक्त में जब जंग शुरू हुई थी तो बेंजामिन नेतन्याहू के साथ पूरा देश खड़ा था, लेकिन आज करीब 10 महीनों के बाद ऐसा नहीं दिखता है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर के बाहर भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। दरअसल लोग बाकी बचे 97 बंधकों की रिहाई कराने के लिए नेतन्याहू से लगातार मांग कर रहे हैं। उनका आरोप है कि बंधकों की रिहाई के लिए नेतन्याहू ने ठोस कदम नहीं उठाए। साथ ही युद्ध विराम समझौता न करने को लेकर भी लोगों के मन में बहुत गुस्सा है। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक नेतन्याहू अगर जंग रोकने का समझौता कर लेते तो बंधकों को छुड़ाया जा सकता था, लेकिन नेतन्याहू राजनीतिक वजहों से समझौता नहीं कर रहे हैं। इजराइल के सबसे बड़े मजदूर संघ जनरल फेडरेशन ऑफ लेबर ने आज से देश भर में हड़ताल का आह्वान कर दिया। ये फेडरेशन स्वास्थ्य, परिवहन और बैंकिंग जैसे क्षेत्रों के 8 लाख कर्मचारियों की नुमाइंदगी करती है। यानी इस हड़ताल से इजराइल ठप पड़ सकता है। इसका मकसद नेतन्याहू पर जंग रोकने का दबाव बढ़ाना है, जिससे बाकी बंधकों की रिहाई को करवाया जा सके। दरअसल इजरायली सेना ने शुक्रवार रात को गाजा के राफा में हमास की सुरंगों से 6 बंधकों के शव बरामद किए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि गुरुवार और शुक्रवार की सुबह के बीच उनके सिर में बेहद करीब से गोली मारी गई। इजरायली सेना के मुताबिक सैनिकों के वहां पहुंचने से कुछ देर पहले ही
हमास ने इन बंधुकों को बर्बरता के साथ मार डाला। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया था, आपको याद होगा। इजराइल के किबुत्ज बिरी इलाके से अगवा किया गया। हमास ने इजराइल के 251 नागरिकों को बंधक बनाया और अपने साथ फिलिस्तीनी इलाके में ले गए। इनमें से 97 अब भी हमास की कैद में बताए जाते हैं। 105 बंधकों को नवंबर में हुए सीज फायर में रिहा कर दिया गया था। 33 बंधकों की अब तक मौत हो चुकी है और बाकी के बारे में कहा जा रहा है कि वो हमास के कब्जे में हैं। अलग अलग गुफाओं में, अलग अलग जगहों पर वो इस वक्त हमास की टेरिटरी में, हमास के इलाके में रह रहे हैं। गाजा में 6 बंधकों के शव मिलने के बाद इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने अपनी सरकार पर हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार बंधकों को मुक्त कराने की बजाय बॉर्डर के इलाके पर कब्जा करने को प्राथमिकता दे रही है। तो अपने ही देश के रक्षा मंत्री अपनी ही सरकार और अपने ही प्रधानमंत्री की नीतियों की मुखालफत कर रहे हैं। गैलेंट का इशारा मिस्र और गाजा पट्टी से लगे बफर जोन फिलाडेल्फिया कॉरिडोर की तरफ था। 3 महीने पहले इजरायली सेना ने 14 किलोमीटर लंबे इस इलाके पर कब्जा कर लिया था। साथ ही गैलेंट ने कहा था कि हमारे पास अब समय नहीं है। अगर हम इसी तरह काम करते रहे तो बाकी बंधकों को कभी आजाद नहीं करा पाएंगे। और इसी मुद्दे पर अब आइए बात करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं प्रोफेसर खिवराज जहांगीर साहब। इस वक्त मेरे साथ मैं उनको देख पा रहा हूँ। जहांगीर साहब, ज़बरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन हुआ है नेतन्याहू के खिलाफ। जब मैं पिछली बार आपसे बात कर रहा था करीब 1-1.5 हफ्ते पहले, तो आपने कहा था कि उनके खिलाफ बहुत एंटी सेंटिमेंट हो गया है। आपको क्या लगता है ये जो प्रोटेस्ट हुए हैं जिसमें हज़ारों लोग सड़क पर उतर आए हैं, ये कहाँ तक जाने वाले हैं? नमस्कार। ये बड़ा अहम एक तरह से कहिए मोड़ है इजराइल की अंदरूनी राजनीति में। और नेतन्याहू की जाहिर सी बात है लंबी जंग जो गाजा में वो खींचना चाहते हैं। इसकी शुरुआत पिछले सप्ताह में होती है। गुरुवार को अमूमन हर गुरुवार की शाम इजराइल की सिक्योरिटी कैबिनेट मीटिंग होती है। पिछली गुरुवार की सिक्योरिटी मीटिंग में इजराइल के प्रधानमंत्री ने अपने सेना प्रमुख और रक्षा मंत्री की जानकारी के बिना एक ऐसा रेजोल्यूशन टेबल पर रख दिया जिसमें यह कहा गया कि इजराइल की सेना किसी भी सूरत हाल में आने वाले वक्त में गाजा के एक कॉरिडोर से हटेगी नहीं। तो विदेश जो उनके रक्षा मंत्री हैं योआव गलांत, उन्होंने कहा कि ये तो रेजोल्यूशन बिल्कुल ही रजामंदी के लायक नहीं है, इसमें तो बात नहीं हुई थी। और अगर आप ये रेजोल्यूशन यहाँ पास करते हैं तब तो फिर गाजा पे हमास के साथ हम कभी बात ही नहीं कर सकते। फिर तो बंदियों को हम मौत के मुंह में छोड़ के आना चाहते हैं। ये सारी बातचीत बहुत प्रोवोकेटिव थी क्योंकि योआव गलांत की जनता में ज्यादा साख है बजाय कि प्रधानमंत्री के। योआव गलांत सेना के प्रमुख हैं, मतलब सेना के प्रमुख रहे हैं, अब रक्षा मंत्री हैं। भले ही इनके रहते अक्टूबर 7 की घटना हुई हो, पर लोगों को लगता है कि उनकी सेना ने अपनी जिम्मेदारी ज्यादा निभाई है बजाय कि उनकी राजनीतिक आकाओं ने। तो जब योआव गलांत ने ओपनली रिबेल किया अपनी सिक्योरिटी मीटिंग में प्रधानमंत्री का, तो दूसरे ही दिन जो हिस्ताद्रूत है, जो सबसे बड़ा ट्रेड और लेबर यूनियन है, उन्होंने कहा कि अब तो चुप नहीं रहा जा सकता। क्योंकि जब लेबर यूनियन इजराइल में स्ट्राइक करती है तो इजराइल के राजदूत और जो उनके डिप्लोमेट हैं, जैसे दिल्ली में जो उनके डिप्लोमेट हैं, ये भी स्ट्राइक पे हो जाते हैं। ये सारे लोग लेबर यूनियन का हिस्सा है। इजराइल का लेबर यूनियन बहुत ही पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है। तो नेतन्याहू मेरे ख्याल से अब सबसे बड़ी मुश्किल में फंसे हैं कि अब 3.5-4 लाख लोगों का विरोध आप कैसे मतलब खत्म कर सकते हैं। जहांगीर साहब, मुझे याद है जब ये जंग शुरू हुई थी अक्टूबर के बाद, तो लगातार हम और आपसे लगातार संपर्क में बातचीत भी कर रहे हैं। शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दिखाई दे रहा था नेतन्याहू के लिए, लेकिन अब धीरे धीरे विपक्ष उनके खिलाफ है ही है। उनके डिफेंस मिनिस्टर उनके खिलाफ दिखाई दे रहे हैं, पब्लिक सड़कों पर उतर आई है। हालात बिल्कुल बदल गए हैं। दोनों पक्षों में ज़बरदस्त जंग भी छिड़ी हुई है। सरकार के खिलाफ जो लोग बोल रहे हैं उनको देशद्रोही कहा जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है। इस पूरे डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं?
हाँ, जो उनके एक तरह से कि ये राजनीतिक विरोधी रहे हैं बेनी गांस, वो कोलिशन सरकार का हिस्सा भी बने, जिसे वॉर कैबिनेट कहा गया था 6 महीने के लिए। पर 6 महीने बाद जब जून जुलाई में नेतन्याहू इस बात से किनारा करने लगे कि कोई हमास के साथ समझौता होगा बंदियों को छुड़ाने के लिए, तो उन्होंने कहा फिर तो ये लड़ाई कभी खत्म ही नहीं हो सकती, फिर तो हम इस लड़ाई को नहीं जीत सकते, ना हम इस लड़ाई का हिस्सा होना चाहते हैं। तो उन्होंने मतलब वो संगठन मतलब साझा सरकार खत्म कर ली। पर नेतन्याहू की जो बुनियादी सरकार की संख्या है ना, 64-65 जो उनके सांसद हैं, वो बड़े एक तरह से कहिए वेल पैक्ड है, क्योंकि वो सारे अतिवाद और राष्ट्रवाद और राइट विंग के हैं। उनमें से कोई नहीं चाहता कि सरकार गिरे। तो नेतन्याहू अब जब राजनीतिक तौर पे सुरक्षित हैं, तो सेना के विरोध, यानी योआव गलांत के रिबेलियन और लेबर यूनियन और ट्रेड यूनियन के प्रोटेस्ट से ही झुक सकते हैं या डर सकते हैं। क्योंकि इन्हीं दो के डर से, आपको याद होगा पिछले साल मार्च के महीने में जब नेतन्याहू की सरकार आमदा थी कि जुडिशियल रिफॉर्म होके रहेगा, चाहे पूरा देश सड़कों पे क्यों नहीं आ जाए, वो पूरी जीत नेतन्याहू के खिलाफ सेना के प्रमुख और योआव गैलांट और लेबर और ट्रेड यूनियन के ही दबाव में हुई थी। तो अब इसराइल उसी मकाम पे है कि जनता सड़कों पे है, रक्षा मंत्री प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ है, सेना प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ है, सेना गाजा में लड़ाई रोकना चाहती है, और जो लेबर और ट्रेड यूनियन के चेयरमैन है आर्नोन बार डेविड, उन्होंने नेशनल शटडाउन का ऐलान कर रखा है, जिसे चक्का जाम कहते हैं। मानिए कि इसराइल का एयरपोर्ट पिछले 12 घंटे से बंद है। जी जहांगीर साहब, पब्लिक सड़कों पर बेइंतहा दिखाई दे रही है, सैकड़ों हजारों लोग दिखाई दे रहे हैं। कोर्ट ने कह दिया है, जो सर्वोच्च अदालत है, कि स्ट्राइक का अंत होना चाहिए, ये स्ट्राइक ठीक नहीं है। आपको क्या लगता है, पब्लिक जो सड़कों पर है वो अपने कोर्ट का आदेश मानेगी, काम पर लौटेगी, स्ट्राइक वापस लेगी? नहीं, लोग नहीं करेंगे। देखिए, हम और आप कल्पना कर सकते हैं, 90 लाख की आबादी का देश है इसराइल, और 3.5-4 लाख लोग कल रात सड़क पे आए थे। आज पूरे दिन करीब 4 से 5 लाख लोग सड़कों पे हैं, अलग अलग शहरों में। 4 से 5% जनता सड़कों पे है, तो विरोध तो बहुत बड़ा है लोगों के भीतर सरकार के खिलाफ। कोर्ट की जो स्ट्राइक को लेकर चिंता है ना, वो असेंशियल सर्विसेज को है, क्योंकि जब आप पूरा चक्का जाम होते हैं तो देश की जो असेंशियल सर्विसेज है, मेडिकल सर्विसेज है, वो भी सस्पेंड हो जाती हैं। तो कोर्ट ये चाहता है कि लेबर यूनियन कम से कम कुछ एक्सेप्शंस क्लियर कर दे कि ठीक है, हम असेंशियल सर्विसेज को अफेक्ट नहीं करेंगे, हम एयरपोर्ट को ज्यादा दिन तक बंद नहीं रख सकते। देखिए, जब एयरपोर्ट को आप बंद करते हैं, आज सवेरे जब एयरपोर्ट 8 बजे बंद हुआ है, एक अंतरराष्ट्रीय अड्डे को बंद करना बहुत बड़ी बात होती है, जो कि अकेला एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसराइल का। तो कोर्ट की चिंता यह है कि असेंशियल सर्विसेज को ट्रेड यूनियन एग्जेम्प्ट कर दे और फिर अपनी स्ट्राइक को एक तरह से स्ट्रेटेज मतलब डिक्लेयर करे। तो मेरे ख्याल से आज शाम 6 बजे, हमारे यहाँ 8:30 बजेंगे, तब तक उनका स्टेटमेंट आएगा कि अगले दिन स्ट्राइक होगी कल मंगलवार को, तो कौन से लोग और कौन से सर्विसेज को एग्जेम्प्ट किया जाएगा। ये इजराइल में तो जो हो रहा है तो हो ही रहा है, दिख ही रहे हम। लेकिन अगर मैं हमास के संदर्भ में आपसे पूछना चाहूँ, तो जो 6 हॉस्टेजेस की डेड बॉडी मिली कल, क्लोज एनकाउंटर में बहुत करीब से उनको गोली मारी गई, जैसा कि पोस्टमार्टम में पता चला, आपको लगता है कि हमास के लिए जो एक तरीके से हमदर्दी पैदा हो रही थी कि लड़ाई ख़त्म होना चाहिए, अब जब ये 6 डेड बॉडी मिली हैं हॉस्टेजेस की, जिनको बहुत ब्रूटली मारा गया है, हमास के लिए भी हमदर्दी ख़त्म होगी? हमास ने ये गलत कर दिया इस तरीके से काम करके? आपको क्या लगता है? देखिए, अव्वल तो ये हमास की बर्बरता है। 6 लोगों को पॉइंट ब्लैंक माथे में ललाट पे गोली मार के मारा गया है। क्यों मारा गया? कि इसराइल की सेना उस जगह पहुंचने वाली थी, और जो हमास के लड़ाके थे उनके पास दो ही रास्ते थे, या तो वो इजरायली सेना का लड़के सामना करें, या फिर बंदियों को छोड़ के वहां से भाग जाएं। तो बंदियों को जिंदा छोड़ने में उनकी कोई श्रद्धा नहीं है। जब 7 अक्टूबर को उन्होंने औरतों और बच्चों को नहीं छोड़ा, तो अब बंदियों के प्रति उनकी कोई इंसानियत तो है नहीं। तो एक तो ये हमास की पूरी बर्बरता है, और इसके खिलाफ भी बड़ी मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक मत बन रहा है कि आप हमास को इस तरह के कदम उठाने पर कैसे रोकेंगे। हमास को समर्थन तो बहुत है, हमास के मतलब हिमायती भी बहुत हैं, इस देश में बहुत हैं,
और हमास उस हिमायत और उस सॉलिडेरिटी को मतलब बिल्कुल ही नहीं मानता कि उनकी कोई जिम्मेदारी भी है कि आप निहत्थे बंदियों को तो नहीं मार के जा सकते। तो खैर हमास की वो बर्बरता है। और हमास जाहिर सी बात है नेतन्याहू के ऊपर बन रहे दबाव का फायदा उठाना चाहते हैं। देखिए हमास अभी बदनाम नहीं है, नेतन्याहू बदनाम है। इसराइल के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय दबाव है, इसराइल के भीतर अब प्रधानमंत्री के खिलाफ एक आंदोलन चल रहा है। तो याया सिन्वर और हमास को क्यों लगेगा कि हमें किसी दबाव में समझौता करना चाहिए? भाई वो रैशनली अगर इस चीज को देखेंगे तो उनको कहेगा ठीक है, इसराइल अपनी सारी मांगे कम करेगा और हम उनसे समझौता तब करेंगे जब उनके ऊपर पूरा दबाव होगा। तो हमास मेरे ख्याल से एक तरह से कहिए मौके का फायदा उठाने के चक्कर में है। जी। तो उनका 6 बंदियों को मार के जाना उनके इसी रवैये को दर्शाता है। उनकी ना जिम्मेदारी गाजा में मर रहे मतलब मासूमों के खिलाफ है, बारे में है, और ना इजरायली बंदियों के बारे में है। चलिए, जहांगीर साहब आपने वक्त निकाला, आप अरसे तक इसराइल में रह के काम कर चुके हैं, थैंक यू सो मच। आपके इनपुट्स हमारे बड़े काम के होते हैं, शुक्रिया। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ रहे हैं, डॉक्टर वील अवाद साहब, जो कि जाने माने वेस्ट एशिया के एक्सपर्ट हैं, पश्चिमी एशिया के जानकार हैं। अवाद साहब शुक्रिया, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। पहला सवाल तो मेरा यही है, जो सिचुएशन दिखी तेल अवीव की सड़कों पर, लाखों लोग, ज़बरदस्त भीड़, वो तस्वीरें मैं आपके साथ साथ स्क्रीन पे चला भी रहा हूँ। क्या बेंजामिन नेतन्याहू का पॉलिटिकली आखिरी दिन आ गए हैं, अपनी आवाम उनके खिलाफ हो गई? आप कैसे रीड करते हैं इसको? बहुत बहुत शुक्रिया, आपके स्वागत है। अब ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, नेतन्याहू का प्रॉब्लम है। अभी तक ये युद्ध जंग चल रहा था क्योंकि जिम्मेदारी के नेतन्याहू है, तो सारी उनकी खिलाफत भी है। अभी तक वो गालंत के साथ में बहुत खिलाफ हो गया, बिल्कुल पूरा मतलब रोड ब्लॉक हो गया उनके साथ ही है, क्योंकि मानते नहीं है वो तो बंद करने के लिए। ना कोई ट्रूस चाहिए जो हमास के साथ में। जब तक आप याद है 27 मई, जब तक अमेरिकन राष्ट्रपति कह रहे ये तो डील हो गया था, कर चुका है, तो डील कर चुका है। उन्होंने नेतन्याहू एकदम, उन्होंने सीधा से बोला बिल्कुल ठीक नहीं हुआ, उन्होंने कोई और शर्त लगा दिया था। पर उन्होंने या व्हाइट हाउस में गया था, व्हाइट हाउस में गया, वहां पर उनकी स्पीच भी हो गया बात। बिल्कुल उन्होंने कह रहे हम लोग ये तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है, हमास खत्म करना चाहिए हर हालत में। हमास खत्म करने के लिए कोई मतलब हल भी नहीं है, क्योंकि जब तक युद्ध चल रहा था उसका मकसद एक ही है, वो प्राइम मिनिस्टर रहेगा। क्योंकि नेतन्याहू का उसका कंडीशन बहुत खराब हो गया, इनसाइड इजराइल भी है, उनकी केसेस भी चल रहा था। अगर उन्होंने ये उसका पॉलिटिकली ही इज फिनिश्ड। लेकिन वो जब तक इसकी लोग कह रहे, जो उनकी लोग है मतलब कह रहे ये तो बिल्कुल उनकी बंद करना चाहिए, ये युद्ध है, परमानेंट सोल्यूशन। लेकिन अभी तक खुद बताया था ये फिलाडेल्फिया पैसेज है टू इजिप्ट के साथ है। उन्होंने कह रहे अगर हमारी कोई चॉइस है, उसकी फिलाडेल्फिया हम लोग विथड्रॉ करना चाहते हैं, या हमको रिलीज ऑफ द प्रिजनर के लिए, और मैं फिलाडेल्फिया रहने के लिए चूज करना चाहते हैं। इसलिए लोग बहुत गुस्सा हो गया था, जो इजरायली वाले के लोग है उस जी। गुस्सा हो गया। अभी तक 100 ऊपर भी है, वो हमास के साथ भी है, उन्होंने जिंदा भी रहेगा। तो ये लोग कह रहे हैं तो उन्होंने हमास मार दिया था, ये 6 हमास किस चीज के लिए मारने के लिए तैयार है? हमास मारने की जरूरत नहीं है। देख लो, ये सबसे बड़ी बात है ये है, अगर एक इजरायली प्रिजनर जिंदा है तो इसकी इक्वली 50 या 500 का फलस्तीनी वाली रिलीज करना चाहते एक्सचेंज। तो मारने के लिए क्या जरूरत थी? जब तक 11 महीने जिंदा है वो हमास के साथ है। तो इसलिए जिम्मेदारी है नेतन्याहू, क्योंकि पूरा मतलब देश में युद्ध चल रहा था, बम्बार्डमेंट भी चल रहा था, 140,000 लोग थे मार दिया था। मतलब ये मारा और इंजर्ड भी है, 10,000 फलस्तीनी के मिसिंग भी है, पूरा डिस्ट्रक्शन हो गया और पूरा फलस्तीन कब्जा हो गया। फिर भी रुका नहीं है, ये चक्कर ये है। इसलिए उनकी पॉलिटिकली ही इज फिनिश्ड। अगर ये तो बंद हो जाएगी युद्ध है, ही नोज दैट he will finish his political, but it's a मैं personal fight एक between एक him and अगला Sinwar. सवाल अवाद साहब, क्या आपकी बातों से मैं ये ठीक समझ रहा हूं कि बेंजामिन नेतन्याहू ये ईगो की लड़ाई लड़ रहे हैं अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए, ताकि चुनावों में उनको फायदा हो आने वाले वक्त में? बिल्कुल, अगर ये तो बिल्कुल उनकी जब तक पूरा मतलब ये युद्ध चल रहा था, he can stay in power.
दूसरी बात ईगो भी है, उनकी पर्सनल डिफरेंसेस है। वो सिनवार के साथ है जो हमास लीडर अभी जो बन गया था, जब तक उन्होंने खुद रिलीज कर दिया था प्रिजन में आफ्टर 22 इयर्स इनसाइड, जो 22 साल की प्रिजन हो गया, तो सनवार तो रिलीज कर दिया था। तो इसलिए सनवार भी कह रहे हमको नेतन्याहू खत्म करना चाहिए, और नेतन्याहू कह रहे हमको सनवार भी खत्म करना चाहिए। लेकिन आप याद रखना चाहिए, जब तक ऑक्यूपेशन रहेगा वो तो रेजिस्टेंस रहेगा। तो हमास इज एन आइडियोलॉजी, खत्म नहीं हो सकता। तो इसलिए ये तो युद्ध में कोई एंड नहीं है। एंड सिर्फ जब तक कि नेतन्याहू ऑफिस में छोड़ देंगे तो कोई और प्रधानमंत्री में आ रहे तो सोल्यूशन और हल का मसला हो जाएगा। एक क्विक आंसर चाहूंगा मैं डॉक्टर आवाज आपसे, आप क्या देखते हैं कब ये इस युद्ध का अंत होगा, कब तक ये चलेगा ऐसे? अभी तक कोई अंत नहीं है। उनकी ये प्रोलॉन्गेशन चाहिए। जब तक अमेरिकन इलेक्शन चल रहा था तो उनकी ये तो कमला हारिस नहीं मांग रहे, वो प्रेसिडेंट ट्रंप वापसी आना चाहिए मांग रहे। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी बात भी ये है, उन्होंने अभी तक जो अभी इजिप्ट में खुद वहां पर वो सरकार का, इजिप्ट का सरकार कह रहे, मिस्र वो कह रहे जिम्मेदारी का नेतन्याहू, उन्होंने पूरा मतलब ये हर शर्त लगा देंगे, उन्होंने बिल्कुल ऑब्स्टिकल डाल देंगे, मानते नहीं है रुकने के लिए युद्ध है। जी। तो ही इज अ पर्सनल वॉर फॉर नेतन्याहू। थैंक यू डॉक्टर आवाद, वक्त निकालने के लिए, एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए। तो लंबी और पेचीदा लड़ाई है और दिन पर दिन बेंजामिन नेतन्याहू के लिए मुश्किल भरी होती जा रही है।